गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोग जो पढ़े थे वो हम लोग पढ़े थे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट डालते थे, उनके रेट को घटाते थे, बढ़ाते थे। तो हम लोग 6 फैक्टर पढ़े थे। पहला फैक्टर था हमारा फिजिकल स्टेट, दूसरा फैक्टर था हमारा बॉन्ड नेचर, तीसरा फैक्टर था कंसंट्रेशन, फोर्थ था टेम्परेचर, फिफ्थ था कैटलिस्ट और सिक्स था सरफेस एरिया। तो इन 6 फैक्टरों के बारे में हम लोग जाने थे, जिसके वजह से हमारे रिएक्शन के रेट के ऊपर इफेक्ट डल रहा था। तो आज के वीडियो में हम लोग जो चर्चा करेंगे वो हम लोग का होगा मॉलिक्यूलरिटी, रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इन 3 चीज़ों के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, आज जानेंगे कि इन सभी का क्या महत्व है इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। मॉलिक्यूलरिटी, ठीक, देखिए मॉलिक्यूलरिटी जो है हमारा वो क्या है। तो हम लोग के रिएक्शन में अगर जो पार्ट्स ले रहे हैं, ठीक, जो भी रिएक्शन में हम लोग के पार्ट्स ले रहे हैं, तो उस रिएक्शन में जितने उनके मॉलिक्यूल्स या एटम्स प्रेजेंट रहते हैं, उन्हीं के नंबर्स को हम लोग मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। ठीक है। अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स है, दो सब्सटेंस रिएक्शन कर रहे हैं, तो उन दोनों सब्सटेंस का मॉलिक्यूल्स तो होंगे ना कुछ। इसका मान लीजिए एक मॉलिक्यूल्स, इसका 2 मॉलिक्यूल्स, तो इन दोनों के, इसके एक मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन इसके 2 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे पूछा जाए कि मॉलिक्यूलरिटी क्या है, तो उस रिएक्शन को कंप्लीट होने के बाद हम लोग का जो मॉलिक्यूलरिटी निकलेगा, तो इसका 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, इसका 1 मॉलिक्यूल, तो टोटल कितना हो गया, 3 मॉलिक्यूल्स हुआ ना। यहाँ पे उसका मॉलिक्यूलरिटी अगर पूछा जाए उस रिएक्शन का, तो क्या होगा, मॉलिक्यूलरिटी 3 होगा। ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी हमारा क्या करा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी में अगर हमारे जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, उसी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम लोग मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। क्लियर है। तो इसको देखिए, अगर हम लोग बात करें तो ये A + B C बना रहा ना, हमको पूछ रहा है कि भैया इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी बता दीजिए। तो इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी जब बताएंगे, इसमें कौन कौन भाग ले रहा है, ए और बी ले रहा है ना, यही ना रिएक्शन करने के लिए भाग ले रहे हैं। तो जब इस रिएक्शन को करने के लिए ये पार्ट्स ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं, तो इनका एक मॉलिक्यूल है जी, यहाँ पे कोफिशिएंट में एक मॉलिक्यूल छिपा है, इसका भी एक छिपा है। तो इन दोनों का एक एक मॉलिक्यूल जब छिपा है, तो ये हमारे मॉलिक्यूलरिटी के अगर बारे में बात करेगा, तो मॉलिक्यूलरिटी बराबर 1 + 1 होगा, जो कि बराबर कितना हो गया, 2। तो इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी कितना आया है, 2 आया है। समझ में आ रहा है। मॉलिक्यूलरिटी अगर निकालना है किसी भी रिएक्शन का, तो उसे के कोफिशिएंट में जितने नंबर होंगे उनको रख के हम लोग टोटल कर देंगे, तो जो आएगा हमारा वही होगा मॉलिक्यूलरिटी। तो मॉलिक्यूलरिटी किसका होगा, उस रिएक्शन का होगा। मॉलिक्यूलरिटी किसका होगा, उस रिएक्शन का होगा। समझ में आ रहा है। यही ना बोला है मॉलिक्यूलरिटी हमारा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच टेक्स पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। क्लियर है। नोट करिएगा मॉलिक्यूलरिटी के बारे में। देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स which takes part in a chemical reaction is called मॉलिक्यूलरिटी। क्लियर है। इसको नोट कर लीजिए। और एग्जांपल अगर हम लोग लें, तो देखिए और एग्जांपल का अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पे H2 + Cl2 2HCl, ये हमारा जब बनेगा, तो इसका मॉलिक्यूलरिटी अगर देखें हम लोग, मॉलिक्यूलरिटी इस रिएक्शन का अगर पूछेगा, तो इसके पास कितना मॉलिक्यूल्स है, एक है। इसके पास कितना है, इसके पास भी एक है। 1 + 1 कितना आ गया, 2 आ गया। यही क्या है, इसका मॉलिक्यूलरिटी। ये क्या है, इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी। क्लियर है। फिर दूसरा अगर देखें H2O2, ये हमारा टूटेगा H2 + O2 में, तो यहाँ पे अगर पूछ रहा है, तो इसमें मॉलिक्यूलरिटी का बात अगर करें हम,
बराबर मोलिकुलरिटी बराबर यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल है, एक ही ना मॉलिक्यूल है, इसके पास कोई और है। इस रिएक्शन में ये जो रिएक्टेंट है सिर्फ और सिर्फ हमको H2O2 है, यही है, इसके सिवाय तो कोई रिएक्टेंट है नहीं। इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करें तो एक ही है, यहाँ पे कितना मोलिकुलरिटी हो जाएगा, एक हो जाएगा। इस रिएक्शन का मोलिकुलरिटी एक हो जाएगा। तो समझ में आया होगा कि अगर किसी का मोलिकुलरिटी निकालना है तो वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। उस रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट है उस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लोग देखेंगे और उसको रख के यहाँ पे हम लोग सम करेंगे। तो जो नंबर आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, मोलिकुलरिटी कहलाएगा। किसका, उस रिएक्शन का। ठीक है, यानी कि इसका निकाल के कह दी जाएगी इस रिएक्शन का। सॉल्व कर लीजिए इसको। तो देखिए अगला जो है हमारा वो है रेट लॉ। क्या है, रेट लॉ। रेट के लॉ के बारे में बात करेगा। हम लोग पीछे से रेट पढ़ते आ रहे हैं कि रेट क्या है, तो अब उसके लॉ के बारे में बात करेगा। तो सुनिएगा रेट लॉ के बारे में कि हमारा क्या कह रहा है। मान लीजिए अगर कोई रिएक्शन है हमारा, तो उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट प्रेजेंट है ना, तो उस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन भी होगा ना। उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, अगर रेट ऑफ रिएक्शन हमारा जो है वो उस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेट लॉ। रेट लॉ हमारा क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन। हमारे केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट प्रेजेंट है उसके कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन, उसी को हम लोग बोलते हैं रेट लॉ। रेट लॉ अगर हमारा जानना है तो क्या करेंगे, इसके अनुसार जो बोल रहा है तो वो यही ना कर रहा है कि हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, वो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के। तो हम लोग अगर देखें तो इसके अनुसार जो बात कर रहा है वो यही कह रहा है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना, यही ना कह रहा है यही चीज होगा। हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि रेट इज डायरेक्टली रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही बात कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो रेट लॉ हमारा यही कहलाता है कि रेट जो है, ठीक, हम लोग रेट भी लिख सकते हैं या रेट ऑफ रिएक्शन भी लिख सकते हैं, दोनों लिख रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है हमारा उस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर उस रिएक्शन में हमारे उस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेट लॉ। ठीक है, तो रेट लॉ के बारे में लिखिए। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन in a given chemical reaction, in a given chemical reaction, rate of reaction in a given chemical reaction is directly proportional, is directly proportional, is directly proportional to the concentration of reactant, to the concentration of reactant, is directly proportional to the concentration of reactant, concentration of reactant is called rate law, is called rate law, is called rate law। क्लियर है। अब उसको आप अगर लिखिएगा तो इसको मिटा रहे, थोड़ा सा बढ़िया से लिख लीजिए, मैं समझाने के लिए लिखे थे। जैसे कि हमारे पास रिएक्शन दे दिया ये, ठीक, तो हम अगर कहेंगे तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, तो रेट लॉ के अनुसार अगर हम लोग देखें तो
हमारा यही बोला कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही बोला है। तो इसके अनुसार हम अगर देखें तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए डॉट कंसंट्रेशन ऑफ बी होगा ना, कंसंट्रेशन ऑफ ए डॉट कंसंट्रेशन ऑफ बी। इसको अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाते हैं तो आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा ना कोई, क्योंकि हमारा क्या है, कांस्टेंट है ए डॉट बी है। यही जो बना है ना हमारा, यही हमारा रेट लॉ है, यही हमारा क्या है, रेट लॉ है। ये जो हमारा तैयार हुआ इस रिएक्शन का, यही हमारा रेट लॉ है। तो हम यहाँ पे बात किया जाए कि वेयर के इक्वल टू क्या है, रेट कांस्टेंट, क्या है, रेट कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या हमारा रेट कांस्टेंट है, क्लियर है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन है तो हमारा उसी का कांस्टेंट भी आएगा, इसलिए रेट कांस्टेंट किया है। तो कोई भी रिएक्शन अगर हमारा दे रहा है तो उस रिएक्शन का रेट के अनुसार, अगर रेट लॉ के अनुसार देगा तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो कुछ इस तरह से बनेगा। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट आया तो हमारा ये हमारा जो तैयार हुआ यही रेट लॉ है, यही हमारा क्या है, रेट लॉ है। नोट करिएगा। अब मान लीजिए कि अगर हमको कोफिशिएंट दे रहा है, जैसे कि यहाँ पे कोफिशिएंट दे रहा है एम ए प्लस एन बी, और यहाँ पे प्रोडक्ट बना दिया, ठीक, मतलब हम लोग का रिएक्शन बैलेंस किया गया है। तो रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो कोफिशिएंट जाहिर सी बात आएगा। तो अब कह रहा है कि इसको बताइए, तो हम लोग फिर से वही बात कहेंगे भाई कि अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, ठीक, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ अगर देखें तो हमारा रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर एम डॉट कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर एम हुआ ना। अब हमारा क्या आ गया, सिर्फ जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का है और उनके कोफिशिएंट जो है वो उसका क्या बन गया, पावर बन गया ना, पावर दिख रहा है, इनका कोफिशिएंट बन गया। अब हम फिर क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देंगे। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो बराबर के डॉट ए के पावर एम डॉट बी के पावर एम, ये बनेगा ना। और ये हमारा क्या है, रेट लॉ, क्लियर है, ठीक। हमारा अगर कोफिशिएंट दे रहा है तो कोफिशिएंट को पावर में बदल देना, एक्सपोनेंट में बदल देना है, बस इस तरह से लिख देना। बाकी वही चीज़ रहेगा जो हम लोग रेट लॉ में लिखे थे, वही रहेगा, बस खाली इनका पावर बढ़ जाएगा, क्लियर है। तो अब देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है, उन रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो 1 हो जाता है, क्या होता है, 1, मतलब ए का कंसंट्रेशन भी 1 ले रहे हैं, बी का कंसंट्रेशन भी हम 1 ले रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लेट द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बी 1 मोलरिटी, ठीक। अगर हम मान लें कि ए और बी का कंसंट्रेशन कितना आ गया, 1 मोलरिटी, तो इस 1 मोलरिटी ए और बी का है, तो इस इक्वेशन में आप पुट कीजिएगा ना जी, यही ना इक्वेशन है हमारा, इस रिएक्शन का तो इक्वेशन यही तैयार हुआ। तो इस मोलरिटी को हम जहाँ पे है उसके जगह पे पुट कर देंगे, तो क्या होगा, आर बराबर के डॉट 1 के पावर एम डॉट 1 के पावर एन होगा। तो आर बराबर क्या आ गया, के डॉट 1 डॉट 1, तो यहाँ पे हमारा बराबर में आ जाएगा, आर बराबर के आ जाएगा, यही बचेगा, आर बराबर के आ जाएगा, आएगा ना, ये 1 × 1 × के, तो आर बराबर के आ गया हमारा। तो यहाँ पर आर बराबर के आ गया, मतलब हमारा रेट कांस्टेंट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो गया, रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो गया। तो ये कब इक्वल हुआ, ये पॉसिबल कब है कि हमारा रेट कांस्टेंट जो है रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो जाए। रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के कब इक्वल होगा, ये तब इक्वल होगा जब हमारा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट में जो भी है, रिएक्टेंट में जितने भी हमारे हैं
उन सभी का कंसंट्रेशन 1 हो जाता है या उन सभी का कंसंट्रेशन 1 यूनिट है, तो उसी के चलते हम लोग का जो रेट कांस्टेंट है वो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा। आप लोग खुद यहाँ पे भी देखिए कि हमारा एक मोलारिटी ए का भी था, बी का भी था, मतलब ए का भी एक मोलारिटी ले लिए, बी का भी एक मोलारिटी ले लिए, तो हम एक एक अगर पुट करेंगे तो उसके पावर पे जितना भी होगा तो क्या होगा, 1 आएगा। 1 के पावर इन्फिनिटी क्या होगा, 1 आएगा। तो 1 के पावर m, 1 के पावर n, तो 1 आया, तो 1 इंटू 1 इंटू के, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो k आ गया, तो r बराबर क्या दिख रहा है तो हमारा रेट कांस्टेंट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल कब होगा, जब हमारा यूनिट होगा, ठीक, यूनिट मोलरिटी या यूनिट कंसंट्रेशन। तो नोट कीजिए यहाँ से हमारा 3 पॉइंट बनता है रेट कांस्टेंट के बारे में। रेट कांस्टेंट के बारे में 3 पॉइंट बनता है, इसको नोट करिए। देखिए कौन कौन सा। पहला ये है कि जो हमारा रेट कांस्टेंट है वो रेट कांस्टेंट हमारा कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक। दूसरा पॉइंट है कि जो रेट कांस्टेंट है वो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर भी डिपेंड करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर भी डिपेंड करेगा। रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन रेट ऑफ रिएक्शन, क्लियर है। ऐसे दिख भी रहा होगा क्योंकि यहाँ रेट कांस्टेंट हमारा रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो रहा है। तीसरा पॉइंट जो है हमारा वो ये है कि हमारे जो रिएक्टेंट है, एवरी रिएक्टेंट, ठीक, एवरी रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो यूनिट हो जाता है। जितने भी रिएक्टेंट है उन सभी का कंसंट्रेशन यूनिट हो जाता है। तब हमारा जो रेट कांस्टेंट है वो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा। रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा, क्लियर है। 3 पॉइंट नोट करिएगा, नीचे में नोट करके लिखिएगा। पहला पॉइंट, रेट कांस्टेंट डू नॉट डिपेंड, रेट कांस्टेंट डू नॉट डिपेंड, रेट कांस्टेंट डू नॉट डिपेंड upon concentration, but depend upon temperature, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, रेट कांस्टेंट depend upon rate of reaction, rate constant depend upon rate of reaction, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, if every reactant has concentration unit, then rate constant is equal to rate of reaction. Rate constant is equal to rate of reaction. यहाँ पे दिख भी रहा है कि रेट कांस्टेंट जो है हमारा वो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो जा रहा है। कब हो रहा है, जब हमारे सारे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 1 यूनिट रहेगा तब, क्लियर है। तो रेट लॉ समझ में आ गया होगा कि हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। देखिए जो अगला टॉपिक है हमारा वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए हमारा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये कह रहा है कि कोई हमारा रिएक्शन है, उस रिएक्शन के अंदर हमारा जो रिएक्टेंट है तो उस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन
कंसंट्रेशन के पावर जो है ना, उस पावर के सम को हम लोग करेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलेगा। मतलब हमारा जो एक्सपोनेंट है, पावर है, उस कंसंट्रेशन के, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के जो पावर है, उनका जो सम है ना, वही हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के जो पावर है, उनका जो सम है, वही हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। क्लियर है? देखिए, एक्स ए प्लस वाई बी हमारा सी प्रोडक्ट है। क्या कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है हमारा, कि सम है किसके, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पावर, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पावर का जो सम है, वही हमारा क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे समझाने के लिए अगर बात किया जाए तो हमारे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रेट लॉ देखे हैं, तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A के पावर x और B के पावर y, है ना? यही। तो अब बताइए क्या बोला है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का जो पावर है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का जो पावर है, उन्हीं का सम जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। उन्हीं का क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का अगर बात किया जाए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर x प्लस वाई होगा ना। इस रिएक्शन का ऑर्डर के बारे में बात किया जाए तो x प्लस वाई होगा। क्यों x प्लस वाई होगा? क्योंकि इनका जो पावर है, इस कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का जो पावर है, उन्हीं का सम है ना हमारा, बोल रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो उनका सम हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। ठीक है, तो क्या होगा हमारा कि द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, द सम ऑफ पावर ऑफ concentration of reactant which is present in a chemical reaction is called order of reaction. Which is present in a chemical reaction is called order of reaction. ठीक है, और सुनिएगा, ध्यान दीजिए, ये जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलता है ना, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा क्या है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर मान लीजिए कुछ भी अपने मन से रख दें, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ठीक, मतलब यहाँ पे हम दिखाने के लिए बताएं कि x प्लस एक्स और y जो हमारा इसका पावर तो एक्स वाई हमारा लिखा गया। लेकिन अगर आपके पास रिएक्शन दिया और उसका कोफिशिएंट दिया है, तो आप कभी भी उसके कोफिशिएंट को सम करके मत बताइएगा कि वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग निकालते हैं तो वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, मतलब पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आएगा उसके बाद ही हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं निकालेंगे, क्योंकि अगर हम लोग के पास कोफिशिएंट में दिया है, उस कोफिशिएंट को सोचिए कि आप जोड़ के डायरेक्ट बता दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। उसको हम लोग जोड़ के डायरेक्ट नहीं बताएंगे। जब तक आप लोग सॉल्व नहीं करेंगे तब तक उसको हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बताएंगे। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा इसीलिए कहा जाता है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। क्या है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ठीक, तो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यही बोला है कि द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक, तो इनके पावर, कंसंट्रेशन के, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का जो पावर है, उनका सम जो है वही हमारा क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, लिखिए, इसको लिखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को लिखिए। It is defined as the sum of power of reactant concentration, the sum of power of reactant concentration which are present in chemical reaction is called order of reaction. ठीक है, क्या लिखा है? It is defined as the sum of power of
reactant concentration which is present in chemical reaction is called order of reaction। क्लियर है? अब देखिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग निकाल रहे हैं तो कुछ तो इस तरह से निकालेंगे हम लोग। और ये जो एक्स और वाई जो है वो हमारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होना चाहिए, या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता ही होता है, उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग निकालते हैं कि ना, ऐसे डायरेक्ट नहीं निकालते हैं। तो इसमें हम लोग का बात ये है कि जब भी हम लोग अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो अलग अलग रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी अलग अलग होगा। ठीक, ये नहीं कि मान लीजिए कि अलग अलग रिएक्शन है सबका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम होगा, नहीं, डिफरेंट रिएक्शन डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक, अगर रिएक्शन अलग है तो ऑर्डर भी हमारा अलग होगा, रिएक्शन अलग तो ऑर्डर भी अलग। ठीक, दूसरा पॉइंट हमारा ये था कि जो हमारा ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ रहा है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। तो नोट करके ये दोनों पॉइंट को लिख लीजिएगा, नीचे में नोट करके लिखिए। देखिए पहला, डिफरेंट रिएक्शन डिफरेंट रिएक्शन हैज डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डिफरेंट रिएक्शन हैज डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सेकंड पॉइंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन is a experimental value order of reaction is a experimental value। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिएगा एग्जांपल के तौर पे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। ये आपको समझाने के लिए बताया गया कि हमारा जो अगर कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, तो कंसंट्रेशन का जो पावर है उसी का सम करते हैं हम लोग तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलता है। कंसंट्रेशन के पावर को हम लोग सम करते हैं तब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलता है। ये समझाने के लिए बताया गया। ये आप लोग मत समझिए कि रिएक्शन में जो कोफिशिएंट दिया उसी को सम कर देंगे तो निकल जाएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, जो कि और हम लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला जाता है और ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैसे कहा रहा है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।